नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। मुंबई क्रूज़ ड्रग्स केस में कुछ ऐसी नई बातें सामने आई हैं जो हैरत अंगेज़ है। अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ केस में पंच बनाए गए प्रभाकर ने एक हलफनामा देकर बड़े इंकशाफात किए हैं। प्रभाकर ने NCB के जोनल चीफ समीर वानखाड़े और दूसरे गवाह P गोसावी पर कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। प्रभाकर ने इस केस के ताल्लुक से कहा कि उसने KP गोसावी और सीम को 25 करोड़ रुपए की बात करते सुना था और 18 करोड़ पर बात बनी, ऐसा कहते सुना। प्रभाकर का दावा है कि गोसावी और सीम ने मुबैना तौर पर 8 करोड़ रुपए NCB अफसर समीर वानखाड़े को देने की बात कही थी। प्रभाकर ने यह भी दावा किया कि क्रूज पर छापामारी के बाद शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी के साथ P गोसावी और सीम को नीले रंग की मर्सिडीज कार में एक साथ तकरीबन 15 मिनट तक बात करते उसने देखा था। प्रभाकर ने बताया कि इसके बाद गोसावी ने उसे फ़ोन किया था और बतौर पंच बनने को कहा था। उसने ये भी बताया कि NCB उससे 10 सादे कागज़ पर दस्तखत करवाए थे। प्रभाकर ने दावा किया कि उसने 50 लाख नकदी से भरे 2 बैग गोसावी को दिए। उसने दावा किया कि 1 अक्टूबर को रात 9:45 पर गोसावी ने फ़ोन करके 2 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे तक तैयार होने और एक जगह पर आने को कहा था। उसने ये भी दावा किया कि गोसावी ने उसे कुछ तस्वीरें दी थी और ग्रीन गेट पर उन लोगों की पहचान करने के लिए कहा था जो तस्वीरें हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इल्ज़ाम लगाने वाले प्रभाकर ने खुद को KP गोसावी का बॉडीगार्ड बताया है। KP गोसावी वही शख्स है जिनकी तस्वीर आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी। गोसावी प्राइवेट जासूस है। दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर समीर वानखाड़े ने इस मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया। वानखाड़े ने कहा कि वो इसका सख्त जवाब देंगे। खबरों के मुताबिक ऑफ द रिकॉर्ड अफसरान ने कहा कि वो 2 अक्टूबर से पहले प्रभाकर सिल से कभी नहीं मिले और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कौन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सफाई की कोशिशें उस वक्त मुकम्मल तौर पर कामयाब होती हैं जब हर शहरी सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझता है। महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में PM मोदी ने आज कहा कि सफाई की कोशिशें पूरी तरह से तभी कामयाब होती हैं जब हर शहरी सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझे। अभी दिवाली के मौके पर हम सब अपने घर की सफाई में लगने वाले हैं, लेकिन इस दौरान हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारे घर के साथ साथ हमारा मोहल्ला भी साफ़ सुथरा रहे। ऐसा ना हो कि हम अपने घर की सफाई करें लेकिन हमारे घर की गंदगी हमारे घर के बाहर हमारी गलियों तक पहुंच जाए। PM मोदी ने कहा कि जब हम सफाई की बात करते हैं तो हमें कभी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक से आज़ादी को नहीं भूलना चाहिए। आइए हम अहद करें कि हम स्वच्छ भारत अभियान का जोश कम नहीं होने देंगे। हम मिलकर अपने मुल्क को मुकम्मल तौर पर स्वच्छ बनाएंगे और उसे साफ रखेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, यूपी के मेरठ से मन की बात के एक श्रोता श्रीमती प्रभा शुक्ला ने मुझे स्वच्छता से जुड़ा एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि भारत में त्योहारों पर हम सभी स्वच्छता को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही अगर हम स्वच्छता को हर दिन की आदत बना लें तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। मुझे प्रभा जी की बात बहुत पसंद आई। वाकई जहाँ सफाई है वहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ सामर्थ्य है और जहाँ सामर्थ्य है वहाँ समृद्धि है। इसलिए तो देश स्वच्छ भारत अभियान पर इतना जोर दे रहा है। साथियों, मुझे रांची से सटे एक गांव सपारोम नया सराय वहां के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। इस गांव में एक तालाब हुआ करता था, लेकिन लोग इस तालाब वाली जगह को खुले में शौच के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब सबके घर में शौचालय बन गया तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों न गांव को स्वच्छ करने के साथ साथ सुंदर बनाया जाए। फिर क्या था, सबने मिलकर तालाब वाली जगह पर पार्क बना दिया। आज वो जगह लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक सार्वजनिक स्थान बन गई है। इससे पूरे गांव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं आपको छत्तीसगढ़ के देऊर गांव की महिलाओं के बारे में भी बताना चाहता हूँ। यहाँ की महिलाएं एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और मिलजुल कर गांव के चौक चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई करती हैं। साथियों, यूपी के गाजियाबाद के रामवीर तंवर जी को
लोग पॉन्डमैन के नाम से जानते हैं। रामवीर जी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में स्वच्छता की ऐसी अलग जगी कि वो नौकरी छोड़कर तालाबों की सफाई में जुट गए। रामवीर जी अब तक कितने ही तालाबों की सफाई करके उन्हें पुनर्जीवित कर चुके हैं। साथियों, स्वच्छता के प्रयास तभी पूरी तरह सफल होते हैं जब हर नागरिक स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझे। अभी दीपावली पर हम सब अपनी घर की साफ सफाई में तो जुटने ही वाले हैं, लेकिन मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाले तरक्की के दौर को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि हम यहाँ की तरक्की में खलल डालने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अमित शाह ने ये बातें इतवार को भगवती नगर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर में शुरू होने वाली तरक्की के दौर में खलल डालने वाले खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्की का ये दौर कोई नहीं रोक सकता। मैं आप सबको ये भरोसा दिलाने आया हूँ कि तरक्की के इस दौर को आगे भी कोई रोक नहीं पाएगा। वजीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे से प्रेमनाथ दोगड़ा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब पूरा हुआ। श्यामा प्रसाद जी का आत्मा जहां पर भी होगा, ऊपर से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लाख लाख अभिनंदन और आशीर्वाद। मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। किसी को अन्याय नहीं हो, इस प्रकार का शासन नहीं चले। और मैं आज इस भूमि पर जब आया हूं, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर जो विकास का युग शुरू हो रहा है, विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं, मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया। सालों से एक अन्यायी धारा को खत्म किया, 370 और 35 से हटी और जम्मू और कश्मीर के लाखों लाखों नागरिकों को अपने अधिकार प्राप्त हुए। भाई मनोज सिन्हा ने कहा, पहले मेरे सिख भाइयों को, खत्रियों को, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था। जो शरणार्थी, श्यामा प्रसाद जी का आत्मा जहां पर भी होगा, ऊपर से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लाख लाख अभिनंदन और आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर में एक तरफ वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा चल रहा है, घाटी में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद इतवार के रोज दहशतगर्दों ने शोपियान के जैनापुरा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। इसके बाद सीआरपीएफ ट्रूप्स ने दहशतगर्दों पर जवाबी कार्रवाई की और क्रॉस फायर में कश्मीरी शहरी की मौत हो गई। इस शहरी की पहचान सेब बेचने वाले शाहिद एजाज के तौर पर की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मामला सुबह 10:30 बजे का है। पिछले एक महीने में घाटी में 11 शहरियों की जान गई है। इसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इन 11 शहरियों में से 5 बिहार के थे, जबकि बाकी 3 कश्मीर में माइनॉरिटीज कम्युनिटीज़ के थे। इनमें 2 टीचर्स भी शामिल थे। वहीं जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच गोलाबारी में 2 पुलिस वाले और 1 फौजी जख्मी हो गए। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कैद एक दहशतगर्द जो पुलिस की रिमांड पर था, वो भी इस फायरिंग में जख्मी हो गया। भारी गोलाबारी के चलते जख्मी दहशतगर्द को बाहर नहीं निकाला जा सका।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि चीन के साथ एलएसी समेत दूसरे मसलों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच जो हालात मुश्तबा हालात थे वो बरकरार है। ऐसे में मुद्दों को हल करने में वक्त लगता है। गुवाहाटी में हफ्ते के रोज़ एक प्रोग्राम के दौरान सीडीएस रावत ने कहा था कि चीन के साथ सरहद के मुद्दे को काफ़ी बड़े पैमाने पर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट लद्दाख के मसले को अलग करके ना देखें। जनरल रावत ने कहा कि 2020 में हमें थोड़े मसाइल पेश आए थे, मुद्दों को अब फौजी सतह पर देखा जा रहा है। इसके अलावा जो बैरूनी मामलों के लेवल होते हैं और जो सियासी सतह है, इस पर होने वाली बातचीत के ज़रिए भी उन्हें हल करने की कोशिश की जा रही है। हमें पूरा यकीन है कि हम अपने सरहदी मुद्दों को हल कर लेंगे। Carry out effective measures to ensure that these kind of activities are not allowed to happen anymore, and we are able to develop and build confidence amongst the people to not get worried by such situations. Although the adversary will always try and do something, if we start falling into the trap of the adversary, it will not be good for us. I think it is for us, and particularly the friends from the media, for you all to try and convince the people that these are, short game things that the adversary is playing, and we should not fall prey to their propaganda and the kind of activities there. In fact, we should be shunning these activities. So how do you see the latest terror attacks that's happening in Kashmir? I mean, what is the input that you are getting? Because there are attacks on armed forces as well as innocent civilians also. I think that's what I answered. I said, there is a proxy war being played. They will try and perpetrate an action that causes fear amongst the people. Our thing is to bring back confidence in the people that you should not get worried. Your security forces, police forces, anybody who's operating, the civil administration are capable of dealing with the situation, and therefore you should not get worried. We will ensure that these are not allowed to happen continuously, and that your safety and security is our prime concern. So how are you tackling this issue right now? I mean, the latest threat You that's see, the threat that we are trying to do is, firstly, the intelligence network is being strengthened. More monitoring is happening of the people there. You see, what had happened was, when peace and tranquility was emerging in the valley, we were trying to gradually allow freedom of movement to the people, because the moment the armed forces or the central police forces become more intrinsic, become more intrusive in the lives and livelihood of the people, they don't like it. People want some kind of. चीन बॉर्डर एरिया के मैनेजमेंट को लेकर एक नया कानून लेकर आया है। चीनी पार्लियामेंट ने यह कहते हुए कानून पास किया कि चीन के जो इलाके हैं उनकी हिफाजत के लिए नया कानून वज़ा किया गया है। इस नए कानून का हिंदुस्तान चीन के सरहद तनाज़े पर असर पड़ सकता है। जनवरी 2022 से कानून लागू होगा। इस कानून में ये भी कहा गया है कि चीन के जो कानून है उस पर लंबे वक्त से चले आ रहे सरहदी तनाज़ों को बातचीत के ज़रिए हल किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सेकुलरिज़म को सियासी सहूलत का ज़रिया बनाने वाली सियासत ने सेकुलरिज़म की बुनियादी आइनी रूह के साथ सियासी धोखा किया। नकवी ने आज बीजेपी अक़लियती मोर्चा की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग का इफ्तिताह करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए सेकुलरिज़म आइनी वाबस्तगी है, जबकि सूडो सेकुलर सियासी सिंडिकेट के लिए ये सियासी सहूलत का जरिया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 सालों में अक़लियती वोटों के सियासी सौदागरों ने अक़लियतों के इस्तेसाल की 75 शतरंज की चालें चली हैं। कभी खौफ की चाल, कभी वहम की ढाल, कभी मजहब का जाल और कभी अफवाहों और अंदेशों के हंगामे से वोटों का अगवा करते रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जामे अज़्म और आइनी वाबस्तगी है। मोदी हुकूमत समाज के तमाम तबकात के लिए इज्जत के साथ बाइख्तियार बनाने के रास्ते पर मजबूती और खुलूस के साथ चल रही है। नकवी ने कहा कि कुछ सेकुलरिज्म के सियासी लीडरों ने कम्युनल टिफिन में पाखंडी फार्मूले से अक़लियतों का बेशर्मी और बेदर्दी के साथ सियासी इस्तेहसाल करके उनके बुनियादी माशी, समाजी, तालीमी सरोकार को नज़रअंदाज किया। मुल्क में ज़्यादातर वक्त तक इख्तिदार के मज़े लेने वाली सियासी जमातों ने खौफ और वहम का भूत खड़ा करके तकसीम करो और हुकूमत करो का रास्ता इख्तियार किया। नकवी ने कहा कि अक़लियती समाज को ऐसे सियासी सौदागरों से होशियार रहना होगा जो सेकुलरिज्म की आड़ में वोटों को हाईजैक करने के खेल में मसरूफ़ है। लेकिन अब अक़लियती माशरे
में ऐसे ओटों के सौदागरों के सियासी इस्तेसाल के जरिए ओटों की हाईजैकिंग की चाल को समझा जा चुका है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत और बीजेपी की पॉलिसियों के साथ खड़ा हो रहा है। हमारे लिए तरक्की का मुसविदा ओट का सौदा न था न ही होगा। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज दिल्ली में फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे फी लीटर की बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 107 रुपये 59 पैसे और डीजल के दाम 96 रुपये 32 पैसे फी लीटर पर पहुंच गए हैं। इस महीने 24 दिन में पेट्रोल डीजल 19 बार महंगे हो चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे के पेश नज़र एक बार फिर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अपने ताज़ा ट्वीट में लिखा है कि पेट्रोल की कीमतों पर टैक्स डकैती बढ़ती जा रही है, कहीं इलेक्शन हो तो थोड़ी रोक लगे। इंडियन नेवी के INS रणविजय में आग लग गई है। आग बुझाने के दौरान 4 फौजी जल गए और उन्हें नेवी के अस्पताल INHS कल्याणी में भर्ती कराया गया। नेवी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हादसे के कुछ वक्त पहले ही जहाज समुद्र में ट्रेनिंग से लौटा था और विशाखापट्टनम नेवल हार्बर के बगल में खड़ा था। इस वाक़े की वजूहात की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के अहकाम दिए जा चुके हैं। लद्दाख के कारगिल एरिया में इतवार की सुबह करीब 11:29 पर हल्के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से डर और खौफ का माहौल या भगदड़ का माहौल बन गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिचर स्केल पर करीब 4.2 मैग्नीट्यूड के इस हल्के ज़लज़ले का एपिसेंटर कारगिल बेल्ट में करीब 140 किलोमीटर गहराई पर था। इस ज़लज़ले में किसी भी तरह के नुकसान की इत्तला नहीं है। लखीमपुर खीरी तशद्दुद का कलीदी मुलजिम और पुलिस कस्टडी में रिमांड पर मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की तबीयत खराब होने की खबर है और उसकी वजह से उसे जेल के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। पुलिस रिमांड खत्म होने से पहले ही आशीष मिश्रा को जेल में दाखिल किया गया। खबर है कि मुलजिम आशीष मिश्रा को डेंगू हो गया है और उसे जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाज़ेह रहे कि एक न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक जेल के एक सीनियर अफसर ने बताया कि आशीष मिश्रा को डेंगू है या नहीं, इसकी तस्दीक के लिए उसका सैंपल जांच के लिए लैब में भेजा गया है। लखीमपुर खीरी जिला जेल के अफसर PP सिंह ने बताया कि इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि वो यानी आशीष मिश्रा को डेंगू हुआ है या नहीं। उनका सैंपल जुमे को जांच के लिए भेजा गया और रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने और तशद्दुद के मामले में कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा समेत 4 लोगों को अदालत ने जुमे को 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया था। मामले से जुड़े अफसरान ने इन चारों मुलजिमीन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था। वाज़ेह है कि लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में आशीष मिश्रा, अंकित दास, लतीफ़ उर्फ काले और शेखर भारती की पुलिस कस्टडी आज शाम 5 बजे ख़त्म हुई। इस मुद्दत के ख़त्म होने से पहले ही आशीष मिश्रा को डेंगू होने की खबर है। पहाड़ों में हुई बारिश से मैदानी इलाकों में सैलाब आ गया है। उत्तर प्रदेश में सैलाब एक हफ्ते बाद अब जानलेवा साबित होने लगा है। 5 जिलों में करीब 500 से ज़्यादा गांव पानी में घिर गए हैं। लाखों की आबादी मुतासिर है। सीतापुर में इतवार के रोज़ अलग अलग सैलाब से मुतासरा इलाकों में 2 बच्चों, एक खातून समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि माँ बेटी समेत 3 लोग अब भी लापता हैं। NDRF की टीम और PAC के गोताखोर लापता लोगों की खोजबीन में जुटे हैं। सीतापुर में शारदा व सरयू के तेज़ बहाव से तंबौर में बांध कटने से 40 गांवों में पानी घुस गया। लालपुर तंबौर हाईवे को बंद करना पड़ा। बिस्वा, लहरपुर व महमूदाबाद तहसील के 120 से ज़ायद गांव सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। छाड़ा पकड़ ले, छाड़ा पकड़ ले, छाड़ा। मम्मी घर में दी हूँ।
है ही पानी। सही समस्या है। तुम हो ले जाते हो। हाँ यार ले रे। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। रोहतांग दर्रे में 3 फीट से ज़्यादा बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, जबकि अटल टनल रोहतांग के दोनों कॉर्नर्स पर भी 3 से 5 इंच तक की बर्फ जम चुकी है। लिहाजा लाहौल स्पीति प्रशासन ने, वहाँ की इंतज़ामिया ने घाटी में जो टूरिस्ट व्हीकल्स होती है उनकी आमद और रफ्त पर एहतियातन रोक लगा दी। हालांकि इससे पहले हफ्ते के रोज़ भी इंतज़ामिया ने इस घाटी की सड़कों पर टूरिस्ट व्हीकल्स पर रोक लगा दी थी, लेकिन इतवार के रोज़ घाटी में जमकर बर्फबारी हुई, इसलिए इंतज़ामिया ने उन व्हीकल्स के अटल टनल रोहतांग से होकर जाने पर पाबंदी लगा दी है। फिलहाल घाटी के सिसु में 3 से 4 इंच, तांदी में 2 इंच, ज़िला हेडक्वार्टर्स केलांग में 1 से 2 इंच ताज़ा बर्फबारी हो चुकी है, जबकि उदयपुर इलाके में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस में मामूली कमी देखी गई। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 3,65,863 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, ये नए मामले दर्ज हुए। इसके अलावा 5,720 अफराद की जान गई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों का मजमूई आंकड़ा 24,42,70,694 हो गया, जबकि अब तक इस मोजी वायरस से 49,62,66 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,80,00,000 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में कोविड का फैलाव आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सेहतयाब होने की शरह यानी रिकवरी रेट 98.17 रही, जबकि वायरस से मुतासिर होने की शरह 0.51% रिकॉर्ड की गई। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने इतवार को बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 77,40,676 कोविड वैक्सीन दी गई। आज सुबह 7 बजे तक कोविड वैक्सीनेशन की मजमूई तादाद 102,10,43,258 तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी अरसे के दौरान 16,479 मरीज कोविड से शिफायाब हुए। इसके साथ ही कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की तादाद बढ़कर 3,35,48,605 हो गई है। इंदौर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का एक नया शेप AY4 मिला है। 7 मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में ये वेरिएंट सामने आया है। हालांकि इस वेरिएंट को लेकर फिलहाल दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। ऐसे में इसके नेचर को लेकर अभी वाज़े तौर पे कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने इस वेरिएंट को इन्फेक्शन के हिसाब से पुराने वेरिएंट से तेज़ बताते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी है। इंदौर में सितंबर में 7 लोग कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। इन सभी के सैंपल 21 सितंबर को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट दिल्ली की NCDC लैब ने हाल ही में दी है। डेल्टा के इस नए वेरिएंट AY4 की जानकारी मुल्क में सबसे पहले अप्रैल में महाराष्ट्र में मिली थी। अब इंदौर में इससे मुतासिर मरीज मिले हैं। हालांकि अब इंदौर के सभी मरीज पूरी तरह से सेहतमंद हैं और उन्हें या उनसे किसी को खतरा नहीं है। इंदौर में इस महीने मिली जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में जिन लोगों में ये वेरिएंट मिला उनमें से 2 न्यू पलासिया, 1 दुबे का बगीचा, 3 महू और 1 दीगर जगह का रहने वाला है। नोडल ओहदेदार डॉक्टर अमित मालाकार ने बताया कि ये सभी लोग पूरी तरह से महफूज हैं। AY4 वेरिएंट का ट्रांसमिशन कैपेसिटी कितनी है, इस पर दुनिया भर में अभी रिसर्च चल रही है, इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल घबराने जैसे हालात नहीं है। पोस्ट कोरोना को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना की वजह से हिंदुस्तानियों की औसत उम्र 2 साल तक कम हो गई है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज IIPS के मुताबिक 2019 में हिंदुस्तानी मर्दों की औसत उम्र 69.5 ईयर्स थी, जो कि साल 2020 में कम होकर 67.5 साल रह गई है। ऐसे ही हिंदुस्तानी खवातीन की औसत उम्र, जो कि 2019 में 72 साल हुआ करती थी, अब 69.8 ईयर्स पर आ गई है। IIPS के असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यकांत यादव की ये स्टडी BMC पब्लिक हेल्थ जर्नल में छपी है। औसत उम्र में सबसे ज़्यादा कमी स्पेन में आई है। इस नई स्टडी में अलग अलग एज ग्रुप के लाइफस्टाइल में आए बदलावों पर भी नज़र डाली गई।
इसमें इस बात का पता चला कि 35 साल से 69 साल की एज ग्रुप में मर्दों के मरने का रेट सबसे ज़्यादा था। एक्सपर्ट्स की माने तो साल 2020 में कोरोना की वजह से इस उम्र के लोगों की ज़्यादा अमवात हुई और उसकी वजह से औसत उम्र में गिरावट पर खासा असर पड़ा। स्टडी करने वाले सूर्यकांत यादव की माने तो औसत उम्र बढ़ाने के लिए पिछले दहे में हमने जो भी तरक्की की थी, कोरोना वबा ने उन सब पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जन्म के वक्त ही जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी, फिलहाल उसमें कमी हुई है। हमें अब 2019 के हालात तक पहुंचने में ही कई साल का वक्त लगेगा। मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में अगर कहें तो ज़िंदगी के औसत पीरियड, जो एवरेज पीरियड होता है, उसमें उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये कहते हैं। इसके कम होने से एक बहुत बड़ी आबादी पर इसका फ़र्क पड़ेगा। इस स्टडी में 145 मुल्कों में हुए ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कोविड इंडिया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पोर्टल के ज़रिए भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एनालाइज किया गया है। कानपुर में हफ्ते के रोज रियासत का पहला जिका वायरस मरीज मिला था। एयरफोर्स के मुलाजिम MM अली, जिनकी उम्र 57 साल है, उनमें तस्दीक के बाद वजारत सेहत ने इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 400 से ज़्यादा घरों में मुख्तलिफ टीमों ने यहाँ पे सर्च किया। CMO ने बताया कि अहिरवा एरिया के 1 किलोमीटर के अंदर 1300 लोग रडार पर लिए गए हैं। साथ ही पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। फिलहाल मरीज के इलाज के लिए इतवार के रोज दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक टीम 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। दिल्ली से एक्सपर्ट्स की टीम कानपुर पहुंच गई है। राब्ते में आने वाले 112 लोगों के सैंपल अब तक लिए गए हैं। ओहदेदारों ने ज़राए को बताया कि मरीज एयरफोर्स स्टेशन का मुलाजिम है। इस वक्त उन्हें 7 एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलामात की बुनियाद पर अस्पताल इंतज़ामिया ने उसका सैंपल टेस्ट के लिए पुणे भेजा था। MM अली के अफराद खानदान ने बताया कि उनको कई दिनों से बुखार आ रहा था। पास में ही एक डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ था। अफगानिस्तान में अब भी कम से कम 100 हिंदुस्तानी और 222 इंडियन ओरिजिन के हिंदू और सिख अफगान शहरी फंसे हुए हैं, जो वहां से निकलकर हिंदुस्तान आना चाहते हैं। इन सभी को जल्द से जल्द निकालने के लिए इंडिया वर्ल्ड फोरम और कई दीगर तंजीमों ने गुहार लगाई है। इन सभी ने वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और वजारत खारजा को चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट की है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साबिक सदर मनजीत सिंह जीके ने 20 अक्टूबर को लिखे खत में कहा कि सिख लीडर्स और NGO अब भी काबुल से हिंदुस्तानी शहरियों और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के अफगान शहरियों के घबराहट वाले फ़ोन रिसीव कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर को अब तक वीज़ा नहीं मिल सका है। इनमें छोटे छोटे बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। अमेरिका के जॉर्जिया में फोर्ट वैली स्टेट यूनिवर्सिटी के पास हफ्ते की रात गोलाबारी हुई। इसमें एक शख्स की मौत हो गई और 7 लोग जख्मी हैं। पुलिस ने बताया कि ऑफ कैंपस पार्टी के दौरान शूटिंग का यह वाकया हुआ, जिसकी जांच की जा रही है। जिस शख्स की मौत हुई वो फोर्ट वैली स्टेट यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।